तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो सारी चीज़ें हैं 70 क्वेश्चन का हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हमारा ये फिर से एक नया मॉडल पेपर है। तो आइए हम लोग दोस्तों फिर से सॉल्व करते हैं कि अपने आप को जांचते हैं कि कितना हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन या नहीं कर पा रहे हैं। तो आते हैं बिना वक्त गंवाए अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक संस्थाओं के संदर्भ में वह कौन सी सबसे प्राचीन संस्था थी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे तथा जिसका प्रमुख कार्य युद्ध में लूटी गई संपत्ति के समान वितरण करना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना था? बताइए, सभा होती थी या समिति या विदत या गण? बताइए कौन सी थी ये? बताइए दोस्तों, ये कौन सी संस्था थी? ये संस्था कौन सी थी अगर आपको पता हो तो? ये कौन सी संस्था थी? ये संस्था कौन सी थी अगर आपको पता हो? ये संस्था हमारी कौन सी थी? ये संस्था होती थी दोस्तों, कौन सी होती थी? ये विदत होती थी। कौन सी? ये विदत संस्था होती थी। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन जनसभा थी। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते थे। इसका मुख्य कार्य युद्ध में लूटी गई संपत्ति का समान वितरण करना तथा धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों का संपादन करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल के में शासन प्रणाली में आए परिवर्तनों के संदर्भ में रत्नीन व्यवस्था का उदय हुआ। सतपर ब्राह्मण में वर्णित भागदूत और संग्रहित्री अधिकारियों का सही कार्य क्रमशः क्या था? भागदूत और संग्रहित्री जो होते थे रत्नीन, जो 12 रत्नीन थे, उनमें इनका सही कार्य क्रमशः क्या था? मुख्य भागदूत, मुख्य न्यायाधीश, पुलिस प्रमुख, कार्य करने वाले अधिकारी एवं राजकीय कोषाध्यक्ष, राजा का निजी सचिव, रथ सेना प्रमुख, धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख, गुप्तचर प्रमुख। बताइए, भागदूत और संग्रहित्री अधिकारियों का सही कार्य क्रमशः क्या था? बताइए। 12 रत्नीन होते थे जिसमें क्या है कि भागदूत राज्य में क्या करता था? भागदूत का काम क्या करता? कर एकत्र करना था। क्या भागदूत क्या करता था? कर एकत्र। जबकि संग्रहित्री क्या था? राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। क्या? राजकीय कोषाध्यक्ष संग्रहित्री होता था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या कह रहा है? केपी जायसवाल के अनुसार पौर जानपद सिद्धांत के अनुसार इन संस्थाओं की वास्तविक प्रकृति क्या थी? यह क्रमशः राजधानी और प्रांतीय क्षेत्र की संवैधानिक और प्रतिनिधि संस्थाएं थी जिन्हें राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त था, या केवल व्यापारिक गिल्ड श्रेणियां थी जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था? ये मौर्य काल में स्थापित गुप्तचर संस्थाएं थी। ये न्यायपालिका की वे शाखाएं थी जो केवल धार्मिक विवादों का निपटारा करती थी। बताइए, केपी जायसवाल के पौर जानपद सिद्धांत के अनुसार इन संस्थाओं की वास्तविक प्रकृति क्या थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। केपी जायसवाल महोदय ने, अब जो उनकी पुस्तक क्या नाम अगर आपको पता हो, ये हिंदू पॉलिटी उनकी पुस्तक का नाम है। और जो पौर राजधानी की क्या सभा होती थी, और जनपद, जनपद क्या होती थी? जानपद साम्राज्य की प्रांतीय सभा होती थी। समझ रहे हैं? तो इसका हमारा आंसर क्या है? यह क्रमशः क्या, पौर क्या होता था? यह क्रमशः राजधानी होती थी, और जो जानपद होता था प्रांतीय क्षेत्र की संवैधानिक और प्रतिनिधि संस्थाएं थी जिन्हें राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, महाजनपद काल में गणराज्यों की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है? गणराज्यों में सत्ता एक ही वंश के राजा के पास पूर्ण रूप से केंद्रित थी। शासन की शक्ति एक सीमित कुलीन वर्ग या क्षत्रिय परिवार के प्रमुख राजस्व की एक परिषद के हाथों में होती थी। गणराज्यों में अस्थायी और विशाल पेशेवर सेनाएं होती थी जो केवल एक शासक के प्रति उत्तरदायी थी। इनमें ब्राह्मणों का राजनीतिक वर्चस्व राजतंत्रों की तुलना में अधिक था। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्या इसका आंसर क्या था? महाजनपद में गणराज्यों की शासन व्यवस्था समझ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हमारा कथन सही है, शासन की शक्ति एक सीमित कुलीन वर्ग या क्षत्रिय परिवार के प्रमुख राजस्व की एक परिषद के हाथों में होती थी। क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य केंद्रीय प्रशासन में राज्य के शीर्ष अधिकारियों जैसे अमात्य, पुरोहित, सेनापति और सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों श्रमिक भृत्य को दिए जाने वाला वार्षिक वेतन का क्रमशः क्या था? सबसे ज्यादा किसे मिलता था, सबसे कम किसे मिलता था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के शीर्ष अधिकारी कौन कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। ठीक, अमात्य, पुरोहित, सेनापति, युवराज, इनमें इन्हें क्या अधिकतम मिलता? इन्हें 48,000 पर्ण मिलता था। क्या? 48,000 पर्ण। और जो निचले स्तर के अधिकारी थे उन्हें क्या, उन्हें मिलता था कितना? 60 पर्ण। कितना मिलता? भृत्य और श्रमिकों कितना? 60 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता और सन्निधाता के मध्य मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता और सन्निधाता के मध्य मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या था? समाहर्ता राज्य की भूमि का निरीक्षक
जबकि सन्निधाता वाणिज्य कर वसूलता था। समाहर्ता राजस्व संग्रह का सर्वोच्च अधिकारी था, जबकि सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था। सन्निधाता राजस्व संग्रह का सर्वोच्च अधिकारी था, जबकि समाहर्ता सेना का वेतन अधिकारी था। समाहर्ता सैन्य रसद का प्रमुख था, जबकि सन्निधाता न्यायपालिका का प्रमुख था। बताइए मुख्य कार्यात्मक अंतर समाहर्ता और सन्निधाता में क्या था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। समाहर्ता क्या करता था? समाहर्ता दोस्तों राजस्व संग्रह का सर्वोच्च अधिकारी होता, जबकि सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक होता था। ठीक, समाहर्ता राजस्व संग्रह का सर्वोच्च अधिकारी, जबकि सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 7, कौटिल्य ने न्याय प्रशासन के 2 मुख्य न्यायालयों में विभाजित किया, धर्मस्थी कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कंटक शोधन न्यायालय था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निम्न में से विवाद, संपत्ति और उत्तराधिकार संबंधी दीवानी मामलों का निपटारा करना, राज्य और समाज को असामाजिक तत्वों से बचाना, फौजदारी मामलों और पुलिस संबंधी अपराधों की सुनवाई करना, केवल धार्मिक विवादों और मंदिर संपत्ति का प्रबंधन करना, विदेशी व्यापारी और राजदूतों के मामलों में सुनवाई करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। कंटक शोधन क्या होता था? कंटक शोधन ये होते थे फौजदारी न्यायालय होते थे। क्या? फौजदारी न्यायालय, जिनका काम क्या था? राज्य और समाज को असामाजिक तत्वों से बचाना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय के 4 आधार हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन। यदि इन चारों में परस्पर घोर विरोध उत्पन्न हो तो किसे सर्वोच्च और अंतिम प्रमाणिक माना जाएगा? प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय के 4 आधार हैं, कौन कौन से? धर्म है, व्यवहार है, चरित्र और राज शासन है। यदि इन चारों में परस्पर घोर विरोध उत्पन्न हो तो किसे सर्वोच्च और अंतिम प्रमाणिक माना जाएगा? धर्म शास्त्र को, व्यवहार न्याय प्रक्रिया को, चरित्र प्रथाएं और परंपराओं को, राज शासन राजा के आदेश को। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। ये माना जाएगा किसे? अंतिम प्रमाणिक माना राजा का शासन, राजा का आदेश, राज शासन को। क्वेश्चन नंबर 9, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति द्वारा संचालित होता है, जो 5-5 सदस्यों की 6 उप समिति में विभाजित थी। इनमें प्रथम समिति का कार्य क्या था? जो प्रथम समिति थी मेगास्थनीज द्वारा, उसमें उसका प्रथम कार्य क्या था? प्रथम समिति किसकी व्यवस्था करती थी? ये इसकी व्यवस्था करती थी। प्रथम समिति नौसेना, जल सेना से रिलेटेड थी। ठीक है। जबकि द्वितीय समिति किसे? रसद, यातायात, तृतीय पैदल, चतुर्थ पंचम गज और षष्ठम रथ सेना का प्रबंधन करती थी। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में मेगास्थनीज के 6 समितियों का उल्लेख किया। इनमें तीसरी समिति का मुख्य दायित्व क्या था? जो तीसरी समिति भी मैंने बताया, तीसरी समिति का काम क्या था? ये क्या था? तृतीय समिति का काम क्या था? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। तृतीय समिति का काम था जन्म और मृत्यु का पंजीकरण से रिलेटेड इस समिति का काम हमें दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ संस्था और संचारा शब्दों का क्या अर्थ है? मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था में संदर्भ में संस्था और संस्थारा शब्द का क्या अर्थ है? संस्था पुरुष जासूस थे, जबकि संस्थारा महिला जासूस थी। संस्था एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर थे, जबकि संस्थारा भ्रमणशील भटकने वाले गुप्तचर थे। संस्था गुप्तचरों को प्रशिक्षण देने केंद्र, जबकि संस्थारा सूचना प्रेषण प्रणाली थी। संस्था केवल आंतरिक सुरक्षा देखती, जबकि संस्थारा विदेशी मामलों में जासूसी करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 का आंसर क्या? संस्था एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर होते, जबकि संस्थारा भ्रमणशील भटकने वाले गुप्तचर होते थे। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के धम्म प्रशासन के संदर्भ में उसने अपने राज्याभिषेक किस वर्ष में धम्म महामात्रो नामक नए अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका विस्तृत उल्लेख 5वें बृहत शिलालेख में? बताइए 5वें बृहत शिलालेख में जो है उल्लेख, उसमें क्या चीज की बात करता है? वो किस वर्ष की बात करता है? अशोक अपने राज्याभिषेक किस वर्ष? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष। किसवें? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष वह क्या है कि धम्म महामात्र नामक नए संवर की स्थापना करता है। इनका मुख्य कार्य सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, धर्म का प्रचार करना और कैदियों असहायों के कल्याण की देखरेख करना था। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य प्रशासन में रज्जुक अधिकारी प्रारंभ में भूमि पैमाइश और राजस्व संग्रह करते थे। अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष चतुर्थ स्तंभ लेख के अनुसार उन्हें न्यायिक अधिकार प्रदान कर उनके अधिकारों में अभूतपूर्व वृद्धि की? 10वें वर्ष, 13वें वर्ष, 26वें वर्ष, 31वें वर्ष? बताइए। मौर्य प्रशासन में रज्जुक अधिकारी प्रारंभ में भूमि पैमाइश और राजस्व संग्रह करते थे। अशोक ने अपने शासनकाल किस वर्ष चतुर्थ स्तंभ लेख के अनुसार उन्हें न्यायिक अधिकार प्रदान कर उन्हें अधिकारों में अभूतपूर्व वृद्धि की? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। राज्याभिषेक अपने किस वर्ष? राज्याभिषेक के 26वें वर्ष। ठीक। रज्जुकों को पुरस्कार और दंड देने में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भीक होकर न्याय कर सके। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य के अर्थात मूल्य के 27 अध्यक्षों की सूची में श्वेता अध्यक्ष, पणया अध्यक्ष, पातवा अध्यक्ष किन किन विभाग प्रमुख थे?
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखित 27 अध्यक्षों की सूची में सीताध्यक्ष, पणयाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष क्रमशः किन विभागों में प्रमुख थे? राजकीय कृषि भूमि, वाणिज्य व्यापार तथा मापतौल, चुंगी कर, नौकायन तथा आबकारी शराब, राजकीय कृषि भूमि, टकसाल, सूत काटना, खाने पीने की वस्तुएं, वाणिज्य व्यापार तथा राजकीय गौशाला। बताइए सीताध्यक्ष, पणयाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष किन किन विभागों के प्रमुख थे? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। ये थे जो सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष था, और पणयाध्यक्ष वाणिज्य व्यापार से रिलेटेड था, और पौतवाध्यक्ष मापतौल से रिलेटेड था। हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहासकार रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए एक क्रेन परिधि मॉडल प्रस्तुत किया। इस परिप्रेक्ष्य में कोर क्षेत्रों की क्या विशेषता थी? कोर जो क्षेत्र थी उनकी विशेषता क्या थी? ये वे क्षेत्र जहां प्रत्यक्ष और अत्यंत सख्त केंद्रीय नियंत्रण था, जैसे पाटलिपुत्र उसका सीमांत। ये वो पहले से विद्यमान राज्य क्षेत्र जैसे कलिंग, उज्जैन जिन्हें साम्राज्य में शामिल किया गया था, जहां से राज्य संसाधन और राजस्व का अधिकतम दोहन करता था। ये साम्राज्य के दूरस्थ वन क्षेत्र आटविक थे, जहां कोई प्रशासन नहीं था। ये वे क्षेत्र जहां केवल ग्रीक और माइक लिपियों का प्रयोग होता था। बताइए इतिहासकार रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए एक केंद्र परिधि मॉडल प्रस्तुत किया। इस परिप्रेक्ष्य में कोर की क्या विशेषता थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, क्या विशेषता थी? रोमिला थापर महोदया ने जो मौर्य साम्राज्य को तो क्या कहा है? मेट्रोपॉलिटन महानगरी पाटलिपुत्र कोर को और पेरिफेरल परिधि क्षेत्र में विभाजित किया है। ठीक है, इसे पेरिफेरल में विभाजित किया है। तो इसका हमारा कौन सा सही होगा? ये वे विद्यमान राज्य जहां क्षेत्र में कलिंग, उज्जैन जिन्हें साम्राज्य में शामिल किया गया, जहां से राज संसाधन और राजस्व का अधिकतम दोहन करना होता था। ठीक है, कोर क्षेत्र वे थे जो पहले से राज्य के रूप में विकसित, जैसे कलिंग, उज्जैन और साम्राज्य में उन्हें अपने संसाधनों और राजस्व के दोहन के लिए प्रशासनिक रूप से एकीकृत किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सातवाहन कालीन ग्रामीण और शासन प्रशासन में गौलमीक का क्या कार्य था? गौलमीक का क्या कार्य था? बताइए। वह राजा का मुख्य सलाहकार था। वह एक सैन्य टुकड़े गुल्म का प्रधान था जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक रूप में भी कार्य करता था। वह राज्य में बौद्ध विहारों का मुख्य निरीक्षक था। वह विदेशी व्यापार से संबंधित चुंगी वसूलने वाला अधिकारी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। सातवाहन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों और सैन्य चौकियों के प्रशासन का दायित्व कौन करता था? ये करता था कौन? गौलमीक करता था। कौन करता था? गौलमीक करता था। वह 9 रथों, 9 हाथियों, 25 घोड़ों, 45 सैनिकों की टुकड़ी का प्रमुख होता था। किसने? 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिकों का प्रमुख होता था। एक टुकड़ी, इसे टुकड़ी का प्रधान होता था और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारतीय भूमिदान प्रथा के संदर्भ में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमिदान देने की प्रथा पुरातात्विक अभिलेखी प्रमाण किस राजवंश के अभिलेख से प्राप्त होता है? प्राचीन भारतीय भूमिदान प्रथा के संदर्भ में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमिदान देने की प्रथम पुरातात्विक अभिलेखी प्रमाण किस राजवंश के अभिलेख से प्राप्त होता है? मौर्य वंश अशोक के रुमंदी अभिलेख से, सातवाहन वंश नागनिका का नानागढ़ अभिलेख से, वाकाटक वंश प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र या पल्लव वंश? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये सातवाहन वंश नागनिका के नानागढ़ अभिलेख से हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में साम्राज्य को भुक्तियों प्रांतों में विभाजित किया गया था। भुक्ति प्रमुख को क्या कहा जाता था? उसकी नियुक्ति कौन करता था? गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में साम्राज्य को भुक्तियों प्रांतों में विभाजित किया गया था। भुक्ति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? उसकी नियुक्ति कौन करता था? उसे विषयपति कहा जाता है। नियुक्ति अमात्यों द्वारा की जाती थी। उसे उपरिक महाराज कहा जाता है। नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी। उसे महादंडनायक कहा जाता है। नियुक्ति गोप द्वारा करता था। उसे स्थानिक कहा जाता है। नियुक्ति ग्राम सभा द्वारा होती थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर उन्हें उपरिक महाराज कहा जाता है। नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा होती थी। ठीक है। गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में साम्राज्य को भुक्तियों प्रांतों में विभाजित किया गया था। भुक्ति प्रमुख क्या कहा जाता है? उन्हें क्या उपरिक कहा जाता है। उनकी नियुक्ति कौन? सीधा सम्राट करता था। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्तकाल में विषय जिले के प्रशासन में विषयपति की सहायता के लिए एक स्थानीय सलाहकार परिषद अधिकरण होती थी। उस परिषद में सातवां प्रथम कुलिक किसके प्रतिनिधि होते थे? सातवां प्रथम कुलिक किसके? सातवां मुख्य बैंक का प्रथम कुलिक मुख्य न्यायाधीश होता था। सातवां व्यापारियों काफिले का प्रमुख प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पी था। सातवां विदेशी व्यापारी प्रथम कुलिक मुख्य लिपिक होता था। सातवां सेना का सेनापति प्रथम कुलिक ग्राम प्रधान होता था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? सातवां व्यापारियों काफिलों का प्रमुख होता था और प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पी होता था। क्वेश्चन नंबर 20,
गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कह रहे कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। महाबलाधिकृत सेनापति होता था, महासंधि विग्रह युद्ध और शांति का मंत्री होता था, पुस्तपाल गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश होता था। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। गुप्त प्रशासन में बताइए। जो कह रहा पुस्तपाल गुप्तचर का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यही हमारा गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्व शब्दावली के संदर्भ में प्राचीन भारत में हिरण्य कर का क्या अर्थ था। राजस्व शब्दावली के संदर्भ में प्राचीन भारत में हिरण्य कर का क्या अर्थ था। कृषि उपज भाग के रूप में लिया जाने वाला कर, केवल स्वर्णकारों आभूषण निर्माताओं पर लगाया जाने वाला कर, नकद के रूप में लिया जाने वाला कर जो अनाज या उपज के रूप में नहीं लिया जाता था, बेगारी या अनिवार्य निःशुल्क श्रम। राजस्व शब्दावली के संदर्भ में प्राचीन भारत में हिरण्य कर का क्या अर्थ था। कृषि उपज भाग के रूप में लिया जाने वाला कर, केवल स्वर्णकारों आभूषण निर्माताओं पर लगाया जाने वाला कर, नकद के रूप में लिया जाने वाला कर जो अनाज या उपज के रूप में लिया जाता था, बेकारी या अनिवार्य निःशुल्क श्रम। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है। नकद के रूप में लिया जाने वाला कर जो अनाज उपज के रूप में नहीं लिया जाता था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में उद्रंग और उपरी कर नामक करों की प्रकृति क्या थी। गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में उद्रंग और उपरी कर नामक करों की प्रकृति क्या थी। उद्रंग जल कर, उपरी कर चारागाह कर था। उद्रंग अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर, उपरी कर अस्थायी या उप किराएदारों पर लगाया जाने वाला कर था। उद्रंग धार्मिक कर, उपरी कर सैन्य कर था। उद्रंग विदेशी व्यापारियों पर सीमा शुल्क, उपरी कर स्थानीय व्यापारियों पर चुंगी होता था। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। उद्रंग क्या होता था। अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर होता था। उपरी कर अस्थायी या उप किराएदारों पर लगाया जाने वाला कर होता था। क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत चाट और भाट कौन थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत चाट और भाट कौन थे। ये राजस्व विभाग के प्रमुख कर संग्रह करता थे। ये पुलिसकर्मी, वैतनिक, अवैतनिक सैनिक थे जो कानून व्यवस्था अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। ये धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले राजपुरोहित थे। ये गुप्तचर विभाग के अधिकारी थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत चाट भाट कौन थे। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताइए चाट भाट कौन थे। चाट कौन होते थे। ये पुलिसकर्मी, वैतनिक, अवैतनिक सैनिक जो कानून व्यवस्था अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सामंतवाद के ऐतिहासिक भाषा प्रख्यात विद्वान डी.डी. कोशाम्बी ने नीचे से सामंतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका क्या अर्थ है। जब राजा ने ब्राह्मणों को सीधे भूमि दान दिया, प्रशासन त्याग दिया। जब राज्य के भीतर एक स्थानीय बिचौलिया वर्ग किसानों और राजा के बीच अपनी सैन्य शक्ति और भूमि अधिकारियों बल स्वतंत्र रूप से भरकर शासक वर्ग बन गया। जब दासों ने विद्रोह करके राज्य की सत्ता हथिया ली। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने निचले स्तर पर अपना प्रशासन स्थापित किया। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 का आंसर बताइए। ये आंसर का जब राज्य के भीतर एक स्थानीय बिचौलिया वर्ग किसानों और राजा के बीच अपनी सैन्य शक्ति और भूमि अधिकारियों के बल पर स्वतंत्र रूप से उभरकर शासक वर्ग बन गया। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोफेसर आर.एस. शर्मा द्वारा प्रस्तुत भारतीय सामंतवाद के सिद्धांत का निम्नलिखित में कौन सा इतिहास का कड़ा विरोध करता है। यह तर्क देता है कि भारत में स्वतंत्र किसान मौजूद थे। डी.एन. झा, बी.एन.एस. यादव, रोमिला थापर या हरबंश मुखिया। बताइए ये कौन थे। ये कौन थे दोस्तों। ये थे हरबंश मुखिया। कौन थे। ये हरबंश मुखिया थे। क्वेश्चन नंबर 26, चोल प्रशासन की प्रकृति को समझाने के लिए मानव विज्ञानी बार्टन स्टीन ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया जो नीलकंठ शास्त्री के केंद्रीकृत राज्य के विचार का खंडन करता है। केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य, खंडी राज मॉडल, सामंती राज मॉडल, प्रांत निरंकुशता। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या। ये बटन स्टीन ने किसका मॉडल लिया था। खंडी राज का मॉडल लिया था। खंडी राज का मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, संगम काल की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा की शक्तियों को संतुलित करने के लिए एम.ए. पेरुंगुलु और एन. पेरियम नामक प्रशासनिक परिषदों का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है। तोलकाप्पियम, तिरुकुरल, शिलप्पदिकारम, मणिमेखले। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है। संगम काल के महाकाव्य कौन सा। ये बात हो रही किसकी। शिलप्पदिकारम से बात हो रही। किसकी। शिलप्पदिकारम में राजा को सलाह देने वाली दो परिषदों का उससे उल्लेख जिन्हें क्या ए. पेरुमंगल सदस्यों की मंत्रिपरिषद होती थी और एन. पेरियम 8 अधिकारियों की क्या प्रशासनिक परिषद का उल्लेख हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, संगम प्रशासन में एम. पेरुंगुलु में शामिल 5 सदस्य कौन थे। संगम प्रशासन में एम. पेरुंगुलु में शामिल 5 सदस्य कौन थे। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत और गुप्तचर, कोषाध्यक्ष, सेनापति, नगर प्रशासन, व्यापारी और किसान, राजा, युवराज, सेनापति, मुख्य न्यायाधीश और कर संग्राहक,
कवि, संगीतकार, पुरोहित, ज्योतिषी और वेद। बताइए संगम काल में प्रशासन में एम पेरुंगुलू में शामिल 5 सदस्य कौन थे? क्वेश्चन नंबर 28 को बताइए। इसमें शामिल होते थे मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापति, दूत और गुप्तचर होते थे। क्वेश्चन नंबर 29, चोल स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी देने वाले उत्तर मेरू अभिलेख किस चोल शासक के शासन काल का है? ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है? उत्तर मेरू शिलालेख किसके बारे में है? ये परांतक प्रथम के बारे में, परांतक प्रथम, ठीक, जिसका शासनकाल 907 से 955 तक रहा है, 907 से 955 तक, ठीक, परांतक का शासनकाल हमें मिलता है। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार चोल ग्राम सभा महासभा की समितियों के सदस्यों का चुनाव पुडावलय प्रणाली द्वारा किया। यह प्रणाली क्या थी? यह एक वंशानुगत प्रणाली थी। इसमें राजा स्वयं सदस्यों को मनोनीत करता था। यह एक लॉटरी प्रणाली जिसमें पात्र उम्मीदवारों के नाम ताड़क पत्र लेकर एक बर्तन घड़े में डाले जाते थे। किसी बच्चे से पर्ची निकलवाई जाती। यह खुले मतदान हाथ उठाकर की प्रणाली थी। बताइए ये क्या था? एक लॉटरी प्रणाली थी जिसमें पात्र उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्रों पर लिखकर एक बर्तन घड़े में डाले जाते थे और किसी बच्चे से पर्ची निकलवाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31, चोल ग्राम प्रशासन एरिवरियम और तोट्टवरियम क्रमशः किन समितियों के नाम थे? चोल ग्राम प्रशासन में एरिवरियम, तोट्टवरियम क्रमशः किन समितियों के नाम थे? न्याय समिति व स्वर्ण समिति, तालाब सिंचाई समिति, उद्यान बगीचा समिति, कर संग्रह समिति और मंदिर निर्माण समिति, विदेश व्यापार समिति और नौसेना समिति। बताइए एरिवरियम तोट्टवरियम क्या थी? एरिवरियम तोट्टवरियम क्या होती थी? एरिवरियम तालाबों या सिंचाई व्यवस्था की देखभाल करती थी, ठीक, और तोट्टवरियम उद्यान बगीचा समिति से रिलेटेड थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार चोल ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं थी? चोल ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं थी? उम्मीदवार की आयु 35-70 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास कम से कम 1/4 वेली कर योग भूमि होनी चाहिए। उसे वेदों और ब्राह्मण को मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार किसी भी जाति या वर्ग का हो सकता है, चाहे उसके पास अपना घर हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 32 का बताइए। यही जो है यही योग्यता अनिवार्य नहीं थी, ठीक, बाकी तीनों अनिवार्य थे। क्वेश्चन नंबर 33, कौटिल्य का अर्थात नटराज के सप्तांग सिद्धांत में शामिल 7 अंग कौन से हैं? राजा, मंत्री, सेना, पुलिस, खजाना, न्याय, नागरिक, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना, मित्र। राजा, पुरोहित, सेनापति, दुर्ग, खजाना, व्यापारी, किसान, स्वामी, अमात्य, ग्राम, नगर, कोष, गुप्तचर। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? जो क्या बताते हैं 7 अंग कौन कौन से हो? स्वामी हो, अमात्य हो, जनपद हो, दुर्ग हो, कोष हो, दंड हो, मित्र हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन काल में श्रेणी, निगम और पूग क्या थे? प्राचीन काल में श्रेणी, निगम और पूग क्या थे? ये तीनों सैन्य टुकड़ियों के नाम थे। श्रेणी एक शिल्प का या व्यवसाय करने वालों का संगठन था। निगम नगरों में व्यापारिक संगठन था। पूग एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न जातियों और व्यवसायों के लोगों का समूह था। मौर्य काल विभिन्न प्रकार के न्यायालय थे। ये चोल काल के भूमि कर के प्रकार थे। बताइए क्या था ये? श्रेणी एक शिल्प या व्यवसाय करने वालों का संगठन होता था। जिन निगम नगरों में व्यापारिक संगठन था। पूग एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न जातियों और व्यवसायों के लोगों का समूह था। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में विवाद पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में विवाद पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह न्यायाधीशों की नियुक्ति का पद था, या कानूनी मुकदमों के आधार पर लॉ के 18 शीर्षक थे जिनका उल्लेख मनुस्मृति, नारद स्मृति में किया गया, या वकीलों को दी जाने वाली उपाधि थी, या झूठी गवाही देने वालों को दिया जाने वाला दंड था? बताइए विवाद पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 में बताइए विवाद पद किसके लिए क्या किया गया? ये किया गया है या कानूनी मुकदमों के आधार पर लॉ के 18 शीर्षक थे जिनका उल्लेख मनुस्मृति, नारद स्मृति में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों में विभाजित किया गया। गुप्तकालीन राजस्व प्रणाली के परिप्रेक्ष्य अपराहत और सद्वल भूमि क्या थी? अमरकोश में 12 प्रकार में भूमि को विभाजित किया गया। गुप्तकालीन राजस्व प्रणाली में परिप्रेक्ष्य में अपराहत और सद्वल भूमि क्या थी? अपराध बिना जोती गई जंगली भूमि, सद्वल चारागाह भूमि होती थी। अपराध सिंचित भूमि, सद्वल बंजर भूमि होती थी। अपराध ब्राह्मणों की दान दी गई भूमि, सद्वल सैन्य छावनी भूमि थी। अपराध राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि थी, सद्वल दलदली भूमि थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? अपराध बिना जोती गई जंगली भूमि, सद्वल चारागाह भूमि होती थी। क्वेश्चन नंबर 37, मौर्य शासन में प्रांतों प्रशासन संदर्भ चंद्रगुप्त और अशोक के समय प्रांतीय गवर्नरों को आमतौर पर क्या कहा जाता था? वे किस वर्ग से आते थे? उन्हें महामात्र कहा जाता, वे हमेशा ब्राह्मण होते थे। उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता, वे प्राय राजघरानों के सदस्य राजकुमार होते थे। उन्हें रज्जु कहा जाता, वे सैन्य सेनापति होते थे। उन्हें गोप कहा जाता था, वे व्यापारियों के वर्ग से आते थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। मौर्य प्रशासन में प्रांतों प्रशासन संदर्भ में चंद्रगुप्त और अशोक समय प्रांतीय गवर्नर आमतौर पर क्या कहते, वे किस वर्ग से आते थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए।
वे उन्हें कुमार अवारपुत्र कहा जाता था और वे प्राय राजघराने के सदस्य राजकुमार होते थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में बलि का स्वरूप ऋग्वैदिक काल से मौर्य गुप्त काल तक कैसे परिवर्तित हुआ? ऋग्वैदिक काल में यह अनिवार्य कर था, जो मौर्य काल में स्वैच्छिक भेंट बन गया। ऋग्वैदिक काल में यह कबीले द्वारा राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट थी, जो बाद में काल मौर्यगुप्त में एक अनिवार्य दमनकारी भूमि कर बन गया। यह हमेशा एक सैन्य कर ही रहा, इनका स्वरूप कभी नहीं बदला, यह हमेशा एक धार्मिक कर था। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। इसका आंसर है ऋग्वैदिक काल में यह कबीले द्वारा राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट थी, जो बाद में काल में मौर्यगुप्त में एक अनिवार्य और दमनकारी भूमि कर बन गया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? चोल प्रशासन वे गांव जो पूर्ण से ब्राह्मणों को दान दिए गए थे और जहां की स्वायत्त सभा को महासभा या सभा कहा जाता था, क्या कहलाते थे? उर, नगरम, ब्रह्मदे या चतुर्वेदी मंगलम या देवदन। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए क्या है? उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें ब्रह्मदे या चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चोल प्रशासन में गांव जो पूर्ण रूप से ब्राह्मणों को दान दिए गए थे, जहां की स्वायत्त सभा को महासभा या सभा कहा जाता, क्या कहलाता? ब्रह्मदे या चतुर्वेदी मंगलम कहा गया। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर साम्राज्य में पूर्ववर्ती चोल स्थानीय स्वशासन ग्राम सभाओं की स्वायत्तता का पतन होने का मुख्य कारण क्या था? विदेशी आक्रमणों के कारण। विजयनगर शासकों द्वारा अयंगर व्यवस्था लागू किया जाना, जिसने गांव के प्रशासन को 12 वंशानुगत अधिकारियों के समूह को अधीन कर दिया। गांव में भयंकर काल पड़ना, बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रसार। यह था आंसर इसका। विजयनगर शासकों द्वारा अयंगर व्यवस्था का लागू किया जाना, जिसने गांव के प्रशासन के 12 वंशानुगत अधिकारियों के समूह के अधीन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 41, चोल के उत्तर मेरूर अभिलेख संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह अभिलेख परांतक प्रथम के शासनकाल का, यह प्राचीन भारत में ग्राम प्रशासन सबसे विस्तृत अभिलेख है। ग्राम सभाओं में चुनाव में लाटरी प्रणाली फुटबॉलाई का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो कह रहा, तीसरा ऑप्शन कट गया, तीसरा ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ठीक। तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है कि गलत है, लेकिन क्या है कि कहिए तो लिख दूंगा, नहीं कहिए तो ना लिखूं, लेकिन नहीं लिख रहा हूं। इसमें जो ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन इसमें सही है। या हमारा जो ये कह रहा है, यह अभिलेख परांतक प्रथम शासनकाल का, यह प्राचीन भारत में ग्राम प्रशासन सबसे विस्तृत अभिलेख है। ग्राम सभाओं के चुनाव में लाटरी पढ़ाई फुटबॉलाई के इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हमारा केवल 1 और 2 ही इसमें सही है, तीसरा वाला ऑप्शन जो कटा हुआ है वो नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कौटिल्य गुप्तचर तंत्र में संबंध में दिए कथनों को पढ़ें। संस्था वे गुप्तचर थे जो एक ही स्थान पर रहकर सूचनाएं करते थे, जिनमें कपाटिक उदयस्थित गृहपतिक थे। संचारा भ्रमणशील गुप्तचर थे जो वेश बदलकर घूमते, जिनमें क्षत्रिय, तीक्ष्ण और रसद शामिल थे। बताइए इसमें से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 न तो 2, ना ही 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। इसमें 1 और दोनों सही है। ठीक। संस्था वे गुप्तचर थे जो एक ही स्थान पर रहकर सूचनाएं करते थे, जिनमें कपाटिक उदयस्थित गृहपतिक शामिल थे। संथारक भ्रमणशील गुप्तचर थे जो वेश बदल घूमते, जिनमें क्षत्रिय, तीक्ष्ण और रसद शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारतीय संबंधवाद पर ऐतिहासिक बहस के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोफेसर आर एस शर्मा के अनुसार गुप्त काल के बाद व्यापार और वाणिज्य में पतन हुआ, नगरों का ह्रास हुआ, एक बंद ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिसने सामंतवाद को जन्म दिया। दूसरा जो वो है कट गया है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा जो स्टेटमेंट है कट गया है, उसे मैं लिख दे रहा हूं। क्या है? आप 1 मिनट दोस्तों, मैं लिख रहा हूं। दूसरा जो है, दूसरा वाला जो कह रहा है, इसमें कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट है कि क्या लिख रहा है? हरबंश मुखिया ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। हरबंश मुखिया ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत का समर्थन किया और क्या कह रहा है? और कहा कि भारत में यूरोपीय शैली का सामंतवाद पूरी तरह लागू होता है। यूरोपीय शैली का सामंतवाद पूरी तरह लागू होता है। सामंतवाद पूरी तरह लागू होता है। बताइए, लागू होता है। तो स्टेटमेंट दूसरा यही, हरबंश मुखिया ने इनके जो आर एस शर्मा ने सिद्धांत है उसका समर्थन किया और कहा कि भारत में यूरोपीय शैली का सामंतवाद पूरी तरह लागू होता है। इसमें कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही दोनों। बताइए इसमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 का आंसर क्या होगा इसका? जिसमें जो स्टेटमेंट है
केवल एक ही सही होगा, दूसरा वाला नहीं। उन्होंने समर्थन नहीं किया था इनके आर एस शर्मा के जो अनुमति दिया, जिसका समर्थन हरबंस मुखिया ने नहीं किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि मौर्यकालीन न्यायिक प्रशासन संदर्भ में धर्म अस्थि न्यायालय मुख्य रूप से दीवानी मामलों की सुनवाई करते थे, कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी राज्य के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करते थे। कौन से कथन सही है दोनों में? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? इसमें दोनों सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक कालीन सभा और समिति के संबंध में। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा और विदत में बैठकों में भाग ले सकती थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की सभा में जाने रोक दिया गया और वे संस्थाएं अभिजात वर्ग के नियंत्रण में आ गई। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त प्रशासन मौर्य प्रशासन की तुलना में अत्यधिक केंद्रित था। विषय जिले के स्तर पर प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक और प्रथम काज जैसे गैर सरकारी प्रतिनिधियों की भागीदारी होती थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या है? इसमें तो स्टेटमेंट दो है, दूसरा नंबर यही सही है, बाकी केंद्रीकृत नहीं था मौर्योत्तरा, ये बात विकेंद्रीकृत हो गया था। दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही, बाकी तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 का बटन स्टीन के खंडी राज के मॉडल के संबंध में। यह मॉडल मूलतः अफ्रीकी समाज अलूर समाज के अध्ययन से प्रेरित था, जिसे एडेन साउथ हॉल ने विकसित किया। स्टीन के अनुसार चोल राज में केंद्रीय सत्ता का राजनीतिक नियंत्रण पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। इसमें जो है दोनों सही, एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विभिन्न करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। विष्टि राज्य द्वारा जनता से लिया जाने वाले बेगारी या अनिवार्य निःशुल्क श्रम था। हिरण्य राजा द्वारा फल फूल के रूप में लिया जाने वाला कर था। बताइए कौन से कथन सही है दोनों में से? 48 का बताइए कौन सही है? केवल एक सही है। हिरण्य राजा द्वारा फल फूल के रूप में लिया जाने वाला कर था, यही नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य प्रशासनिक अधिकारियों के समय में रज्जुक प्रारंभिक दौर में भूमि पैमाइश और राजस्व अधिकारी थे, जिन्हें बाद में न्यायिक अधिकार दिए गए। धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने लोगों के भौतिक कल्याण और धर्म प्रसार के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 49 को बताइए, एक और दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, संगमकालीन स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में चोलों के अतिरिक्त पांड्य और चेर राज्यों में भी पूर्णतः विकसित लॉटरी आधारित ग्राम स्वशासन, उत्तर मेरु जैसी प्रणाली विद्यमान थी। मंदिर चोल प्रशासन में न केवल धार्मिक बल्कि बैंकिंग, ऋण, दात्री संस्था और स्थानीय रोजगार के प्रमुख केंद्र भी थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। ये केवल इसमें दो वाला सही है। ठीक है, चोलों के अतिरिक्त पांड्य और चेर राज्यों में पूर्णतः विकसित लॉटरी प्रणाली ग्राम प्रशासन नहीं था। दूसरा वाला स्टेटमेंट नहीं चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 51, अभिकथन है मौर्य साम्राज्य को प्राचीन भारतीय इतिहास सबसे सटीक केंद्रीकृत राज्य माना गया। कारण दिया गया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अशोक के शिलालेखों में एक समान प्रशासनिक नीतियां, समान शब्द वाली एक ही प्रकार के अधिकारी जैसे महामात रज्जु का उल्लेख मिलता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए। बात तो सही कह रहा है, ए आर दोनों सही आ रही की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 52, अभिकथन क्या कह रहे हैं? गुप्त काल में राज्य की प्रशासनिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कारण दे रहे इस काल में ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को कर्म भूमि अनुदान अग्रहार देने की प्रथा व्यापक हो गई, जिससे राज्य में अपने प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी दान ग्रहिता को सौंप दिए गए। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का, ये भी सही है, ए आर दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? अभिकथन है आर्य शर्मा के अनुसार पूर्व मध्यकाल में नगरीय केंद्रों का भारी पतन हुआ। कारण क्या दे रहे हैं? रोमन साम्राज्य से लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट है, जिससे मुद्रा व्यवस्था कमजोर हुई, एक आत्मनिर्भर मंद ग्रामीण व्यवस्था का उदय हुआ। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का, ये भी सही, ए आर दोनों सही आ रहे की व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? अभिकथन चोल ग्राम प्रशासन में प्रयुक्त पुडवलाई लॉटरी प्रणाली आधुनिक अर्थों में पूर्णतः एक सार्वभौमिक लोकतांत्रिक प्रणाली थी, जिसमें गांव का प्रत्येक नागरिक भाग ले सकता था। कारण उत्तर मेरु शिलालेख में सभा का सदस्य बनने कठोर संपत्ति, आयु, शैक्षणिक योग्यता, वैदिक ज्ञान का प्रावधान किया गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का, इसमें जो कह रहा है ए गलत है, परंतु आर सही। जो ऑप्शन नंबर ए है वो अभिकथन वो गलत है, बाकी आर सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, अभिकथन कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज शासन कानून का अंतिम और सर्वोच्च स्रोत है। कौटिल्य का मानना था कि यदि धर्मशास्त्र, व्यवहार, न्याय, परंपरा और चरित्र प्रथा के बीच कोई विवाद हो तो राजा का आदेश राज शासन पर सब भारी पर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। बात तो सही है, ए आर दोनों सही आ रही की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 56, मौर्यकालीन उनके विभागों की सूची दी गई है। पणयाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, राज की भूमि का प्रभारी, वाणिज्य और व्यापार अध्यक्ष, तीर्थाध्यक्ष, नवाध्यक्ष। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 56 में कौन सा सुमेलित है बताइए। पणयाध्यक्ष क्या होता था? जहाजरानी का प्रमुख होता था। ठीक, एक 3 और सीताध्यक्ष क्या था? ये क्या था? राज की भूमि प्रभारी। तो A3 B का 1 इसी में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्तकालीन जिला विषय प्रशासन की परिषदों के सदस्यों को सम्मिलित करें। नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, मुख्य शिल्पी, कारीगरों प्रमुख, मुख्य लिपिक, सार के प्रमुख, बैंकर, व्यापारियों गिल्ड का प्रमुख, व्यापारी काफिले। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइए। 57 का आंसर क्या था?
नगर श्रेष्ठी क्या होता था? नगर श्रेष्ठी क्या था? मुख्य बैंकर होता था। ठीक, नगर श्रेष्ठी क्या होता था? मुख्य बैंकर होता था। किसमें? ए का 3 आ रहा है, ए का 3 किसमें आ रहा है? दो में आ रहे हैं। तो उसके बाद सार्थवा क्या होता था? सार्थवा क्या होता था? व्यापारी काफिले का प्रमुख होता। तो हमारा कौन सही है? बी का 4, ए का 3 बी का 4 किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है 57 में। क्वेश्चन नंबर 58, संगमकालीन प्रशासनिक अधिकारियों एवं पेरुमंगल के सदस्य को सम्मिलित करें। अमेचर, सेनापतियार, दूतर और रार। सेनापति, मंत्री, गुप्तचर, राजदूत, दूत। समझे? संगमकालीन प्रशासनिक अधिकारी एवं पेरुमंगल के सदस्य को सम्मिलित करें। बताइए, अमेचर, सेनापतियार, दूतार और रार कौन कौन होते थे? सम्मिलित कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 का ये है 5 सदस्यीय जो परिषद होती थी। अमेचार क्या होते थे? मंत्री होते थे। मंत्री क्या? ए का 2 हो रहा है हमारा, ए का 2 किसमें आ रहे? 2 आ रहे हैं। और उसके बाद क्या होते थे? जो सेनापतियार होता था, सेनापतियार क्या कहते? सेनापति कहते थे। सेनापति किसमें आ रहा है? तो बी का 1 आ रहा है, ए का 2 बी का 1 किसमें आ रहा है? 2 में आ रहे हैं। तो उसके बाद जो होते थे क्या? जो गुप्तचर होते थे या दूतर, राजदूत कौन होते थे? ये होते और रार गुप्तचर होते थे। तो हमारा सी का 4 डी का 3, सी का 4 डी का 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही हो रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन भारतीय राजस्व शब्दावली सम्मिलित करें। भाग, शुल्क, उद्रंग, कुटक। भाग क्या होता था? शुल्क क्या होता है? उद्रंग, कुटक क्या होता है? सीमा शुल्क, चुंगी, खेत जोतने वाले हल पर लगने वाला कर, किसी उपज का छठा हिस्सा, स्थानिक किराएदारों पर कर। बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइए। भाग क्या होता था? भाग होता था किसी उपज का छठा हिस्सा होता था। ठीक। शुल्क क्या होता था? शुल्क सीमा शुल्क, चुंगी होती थी। और उदंग क्या होता था? उदंग होता था अस्थायी किराएदारों पर कर होता था। कुटक क्या? किसी उपज का किसी खेत में जोतने वाला कुटक होता है, खेत में जोतने के हल पर लगने वाला कर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? ए सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, इतिहासकारों और उनके प्रतिपादित प्रशासनिक मॉडल सिद्धांतों को सम्मिलित कीजिए। आर्य शर्मा, बटन स्टीन, रोमिला थापर, केपी जायसवाल, पौर जनपद का संवैधानिक स्वरूप, भारतीय सामंतवाद। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए। आर्य शर्मा ने क्या? भारतीय सामंतवाद पे उन्होंने लिखा है। ठीक है। और बटन स्टीन ने चोलों के खंडी राज के बारे में बताया है। चोलों के खंडी राज्य के बारे में बताया है। ये खंडी राज्य के बारे में बताएं। खंडी राज्य में जो ऑप्शन नहीं है मैं बता दें, खंडी राज्य के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है। और रोमिला थापर ने मौर्य केंद्रिक परिधि के बारे में बताया है। ठीक है। और केपी जायसवाल ने पौर जानपद का राष्ट्रवादी सिद्धांत दिया है। ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन क्या होगा? ए का 2 बी का 4 सी का 3 डी का 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक संस्थाओं के उदय और विकास का सही कालक्रम क्या है? विदत का वर्चस्व, गढ़ संघों का स्थापना, उपरिंग महाराज, विषयपत्र प्रणाली का उद्भव। बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का बताइए। बताइए 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 बताइए। विदत का वर्चस्व, गढ़ संघों, अष्टकुलक आदि का स्थापना, उपरिंग महाराज, विषयपति प्रणाली का उल्लेख। बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का बताइए। जो हमारा चौथा ऑप्शन है, चौथा जो ऑप्शन दे रहा है ये है मौर्यों के बारे में है, मौर्य प्रशासन के बारे में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यही सही हमारा होगा। पहले विदत आएंगे, फिर गढ़संघ आते हैं जो महाजनपद के समय, फिर मौर्यों प्रशासन आएंगे, फिर उपरिंग महाराज ये गुप्त काल में हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही सही है। क्वेश्चन नंबर, प्राचीन भारत भूमिदान प्रथा विकास संदर्भ निम्नलिखित का सही कालक्रम निर्धारित करें। हर्षवर्धन पूर्व मध्यकाल में अधिकारियों के वेतन बदल धर्मनिरपेक्ष भूमिदान, चोल काल में ब्रह्मदेव देवदान, ग्रामों विकास, सातवाहन काल में ब्राह्मणों कर्मक भूमि अनुदान का अभिलेखी प्रमाण। बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 62 में कौन सा सही है? ठीक है। कौन सा इसमें सही हमारा होगा? सबसे पहले सातवाहन आते हैं हमारे। ठीक है। सातवाहनों के बाद फिर कौन आते हैं? फिर गुप्तों के बारे में इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन गुप्त प्रशासन के बारे में जो है ये मैं लिख दे रहा हूँ। तो पहले सातवाहन आएंगे, ठीक, फिर ये चौथे नंबर पे गुप्त प्रशासन के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही सही होगा। ठीक है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 63, प्राचीन भारतीय विधि का प्रशासनिक ग्रंथों का संकलन सही कलम क्या है? ऋग्वेद, मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, धर्मसूत्र, आप स्तंभ। बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए। 63 का आंसर बताइए। हमारा यही सही, पहले क्या है कि ऋग्वेद आएगा, फिर क्या है धर्मसूत्र आएंगे, फिर क्या आएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फिर मनुस्मृति आएगी। क्वेश्चन नंबर 64, दक्षिण भारत में चोल प्रशासन नौसेना शक्ति के विस्तार के संबंध निम्नलिखित चोल शासकों का सही कालक्रम क्या है? परांतक, कुलोत्तुंग, राजराज, और इसके एक और शासक के बारे में, इसके बारे में आ रहा है राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम चौथे नंबर पे हमारा राजेंद्र प्रथम। तो हमारा कौन सा इसमें सही होगा बताइए, लिख दे रहा हूं मैं राजेंद्र प्रथम के बारे में, बताइए कौन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में से कालक्रम सही कौन सा होगा? पहले पे क्या आएंगे, पहले पे कौन आएगा बताइए, सही कालक्रम कौन सा है पहले पे? 64 का कौन सा सही है बताइए। पहले राजराज प्रथम आते हैं, ठीक है, फिर राजेंद्र प्रथम आएंगे। इसमें ऑप्शन ही सही नहीं बना है क्या यार दोस्तों? ऑप्शन सही नहीं बना है हमारा, ठीक। पहले राजराज प्रथम आएंगे, उसके बाद राजेंद्र प्रथम आएंगे, उसके बाद क्या है कि कुलोत्तुंग, ठीक है। तो हमारा नहीं दोस्तों, पहले परांतक आएगा, ठीक। 1 3, हाँ ठीक, सॉरी मैं भूल गया था, 1 3 4 2, ठीक, यही सही आएगा, मैं भूल गया था। प्राचीन भारत में साम्राज्य निर्माण और प्रशासनिक विस्तार क्रम में इन राजवंशों का सही कालक्रम नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, और चौथा कौन सा वंश है बताइए? चौथा कौन सा वंश है? सातवाहनों के बारे में बताया गया, चौथा है सातवाहन। सातवाहन, तो बताइए कौन पहले पाए कौन बाद में आएंगे बताइए। पहले कौन? नंद आएंगे, फिर मौर्य। 1 3 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 66, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के संदर्भ निम्नलिखित कथन विचार किया। सिद्धांत मुख्य रूप से भू राजस्व और कराधान की दरों को निर्धारित करने के लिए होता है। सिद्धांत में केंद्र में विजय की इच्छा रखने वाला राजा का होता है, और किसके बारे में? विदेश नीति, कूटनीति के बारे में बताया गया है। इसमें कौन सा सही है हमारा? इसमें एक और दोनों सत्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, बर्टन स्टीन द्वारा प्रतिपादित खंडी राज्य मॉडल संबंध कौन सा कथन सत्य है? चोल साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही आधारित एकात्मक राज था। चोल राज्य की सत्ता केंद्र में सबसे अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे हम परिधि के बाहर जाएंगे तो सत्ता छूटती चली जाएगी। तो कौन सा इसमें सही है? केवल जो 2 वाला ऑप्शन है वही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। खंडी राज्य के मॉडल अनुसार सत्ता केंद्र में सबसे मजबूत है, लेकिन परिधि केवल अनुष्ठानिक संप्रभुता, तो स्थानीय जो सरदार थे स्वायत्त थे। प्राचीन भारतीय व्यापारिक औद्योगिक श्रेणियों के संबंध और औद्योगिक श्रेणियों के संबंध निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? श्रेणियों का अपना स्वतंत्र न्यायालय होता था, वे अपने सदस्यों के आपसी विवादों का निपटारा करते थे। श्रेणियों के पास स्वयं की सैन्य टुकड़ियां श्रेणी बल होती, जिनका उपयोग वो किस लिए करती थी? जिनका उपयोग वो सैन्य टुकड़ियों का काम अपनी सुरक्षा के लिए श्रेणी बल भी होती थी। ये गुप्त और गुप्तोत्तर काल में बहुत अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी, ठीक है। तो कौन सही हो रहा है हमारे दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के धम्म प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से सेना के नेतृत्व और सीमा विस्तार के लिए की थी। राज्यों को आदेश दिया गया था कि वे न्याय प्रदान कर निष्पक्ष और लोगों को कल्याण के लिए कार्य करें। बताइए क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में क्या सही है? केवल 2 सत्य है, ठीक है। धम्म प्रशासन में कौन सा कथन सत्य है? राज्यों को आदेश दिया वे न्याय प्रदान कर निष्पक्ष और लोगों के लिए कल्याण काम करें। क्वेश्चन नंबर 70, आखिरी क्वेश्चन, हर्षवर्धन के प्रशासन संदर्भ निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? हर्षकाल में उच्च अधिकारियों को वेतन नगद न देकर पर्याय भूमि अनुदान के रूप में वर्ग दिया जाने लगा। हर्ष का काल गुप्त काल की तुलना में अत्यधिक मुद्रीकृत था, जिसमें भारी मात्रा में सोने के सिक्के डाले गए। बताइए कौन सही है? केवल 1 सत्य है, दूसरा असत्य है। गुप्त काल की तुलना में अत्यधिक मुद्रीकृत नहीं था और इसमें भारी मात्रा में सोने के सिक्के नहीं डाले गए। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। तो आपसे फिर मिलेंगे हम नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा चाहते हैं।